हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ और कमर्शियल लॉ में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले होते क्या है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी परफॉर्मेंस किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 31 है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच डज और डज नॉट हैपन भी किसी चीज़ के करने या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो इवेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी से कहता है कि मैं तुझे 10,000 रुपीज़ दूंगा अगर बीज हाउस इज़ बर्नट, अगर बी का घर जल गया। तो ये जो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए बी को तभी पैसे देगा अगर उसका घर जल जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अगर हम ए बी से कहता है कि मैं तुझे पैसे दूंगा आफ्टर योर डेथ, अब यहाँ पे डेथ सर्टेन है तो यहाँ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर वो इवेंट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है वो अनसर्टेन है। बट टू पे इफ हाउस इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू अर्थक्वेक इज कॉन्टिजेंट बिकॉज अर्थक्वेक का आना और उससे घर डिस्ट्रॉय होना अनसर्टेन है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। डेथ सर्टेन है, होनी ही है। तो यहाँ पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और यहाँ पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस इवेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट का होना डिपेंड करता है वो इवेंट क्या होनी चाहिए? कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे घर का जलना उस किस पे डिपेंड कर रहा है? पेमेंट करना किस पे डिपेंड कर रहा है? घर के जलने पे। तो यहाँ पे हाउस इज बर्न्ट क्या होगी? कोलैटरल ट्रांजैक्शन हो गई। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या है, क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने का या ना करने के लिए। इट मस्ट डिपेंड अपॉन, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किस पे डिपेंड होना चाहिए? किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होना चाहिए। और जो इवेंट है वो भी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, वो इवेंट क्या होनी चाहिए? कोलैटरल होनी चाहिए। अब हम रूल्स करते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट रूल है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन्स। वो कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा करूँगा अगर अनसर्टेन इवेंट होती है, हैपन्स, विल बी इन्फोर्सेबल व्हेन दैट इवेंट हैपन्स। कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? जब वो इवेंट हैपन्स होगी। ठीक है, ए बी से कहता है कि इफ ए सर्वाइव सी, ठीक है, तो ए सर्वाइव, ए बी से कहता है कि मैं 10,000 रुपीज़ दूंगा अगर ए सर्वाइव सी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ए क्या करेगा? सी को सर्वाइव करेगा। अब अगर सी की डेथ हो जाती इट मीन्स कि ए सर्वाइव सी हो गया, देन वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। पॉइंट क्लियर? अगर सी की डेथ नहीं होती है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर इवेंट के होने पर डिपेंड करता है तो जब वो इवेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही होगा। सेकंड इसका पॉइंट है कि इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल,
अब वो इवेंट हो ही नहीं सकती इवेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता था, इवेंट पे। अगर इवेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। जब वो इवेंट ही इम्पॉसिबल होगी, अब हो ही नहीं सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ए बी से कहता है कि मैं तुझे सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूँगा अगर बी सी से मैरिज करता है। अगर बी जो है सी से मैरिज करता है, अब अगर बी सी से मैरिज करेगा तो ए बी को पे करेगा। बट हुआ क्या, सी की डेथ होगी। जब सी की डेथ ही होगी, नाउ बी इज नॉट एबल टू मैरी सी। अब बी सी से मैरिज कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। जब बी सी से मैरिज कर ही नहीं सकता, तो ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट है वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट हो जाती है तो वो इन्फोर्सेबल होगा। अगर उसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वॉइड होगा, ठीक है, सिंपल। देन सेकेंड पॉइंट आ गया, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do anything if an uncertain event does not happen can be enforced when happening becomes impossible। तो यहाँ पे ऊपर जो था वो कह रहा था कि अगर इवेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। यहाँ पे वो कहता है इफ इवेंट डज नॉट हैपन, नहीं होती, तो अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल होगा, मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इवेंट के ना होने पे डिपेंड करता है। ए बी से कहता है कि मैं तुझे सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा इफ़ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर शिप वापस नहीं आया, ठीक है। आ सर्टेन शिप, कोई शिप है, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं तुझे मनी पे करूँगा। अब हुआ क्या, वो शिप क्या हो गया, संक हो गया, डूब गया। अब डूब गया तो उसका आना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट रिटर्न लिखा है, तो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट है, दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पे डिपेंड करता है और देन उस इवेंट का अगर होना इम्पॉसिबल हो जाता है, वो इवेंट नहीं होती, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो इन्फोर्सेबल होगा। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो विद इन टाइम कोई इवेंट ऐसी हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। तो यहाँ पे टाइम क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है जी। ए बी से कहता है मैं तेरे को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूँगा अगर तू सी से मैरिज करता है, ठीक है। अब हुआ क्या, सी ने डी से मैरिज कर ली। जब सी ने डी से मैरिज कर ली, अब बी सी से मैरिज नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि ए विल नॉट पे अमाउंट टू बी। ए ने कहा मैं तभी पैसे दूंगा अगर तू सी से मैरिज करेगा। अब सी ने तो आगे डी से मैरिज कर ली, नाउ बी सी से मैरिज नहीं कर सकता, तो ए बी को पैसे भी नहीं पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर कोई इवेंट जिस पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है उसका टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, इवन देन हम देखेंगे कि रीजनेबल टाइम के अंदर वो परफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कॉन्टिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। अगर वो फिक्स्ड टाइम के अंदर बताया गया तो हमें टाइम को यहाँ पे कंसिडर करना होगा। जैसे ए बी को कहता है मैं सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूँगा अगर वो शिप 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गया, इफ़ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब मान लो शिप जो है आफ्टर 6 मंथ्स वापस आता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। विद इन ईयर वापस आता है तो इन्फोर्सेबल होगा। अब 2 महीने बाद ही पता चला कि जो शिप है वो डूब चुका है, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता, वापस आना उसका क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। बट अगर टाइम कहा गया कि विद रिटर्न्स, अगर वो रिटर्न होता है विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर, ये साल के अंदर अंदर, चाहे वो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद वापस आता है, तो वैलिड होगा।
A contract contingent on a specified uncertain event not happening within a fixed time may be enforced when time fixed has expired. आपको एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ना होने पे डिपेंड कर रहा है विद इन अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा अगर वो टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, और इवेंट नहीं होती, ठीक है। ए प्रॉमिस टू बी, ए बी को पैसे देने के लिए तैयार है। इफ़ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, यहाँ पे शिप की बात हो रही है, डज नॉट रिटर्न की शिप वापस नहीं आया, शिप डज नॉट रिटर्न, अब शिप साल हो गया वापस नहीं आया तो ए बी को पैसे देगा। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे एक साल खत्म हो गया, टाइम बताया गया था, एक साल खत्म हो गया, शिप वापस नहीं आया तो ए बी को पैसे देगा। अब विद आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने हुए थे अभी, क्या पता चला कि शिप जो है वो संक है, डूब चुका है, या शिप जो बर्नट हो चुका है, मतलब उसका आना इम्पॉसिबल हो गया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। अगर तो मतलब कि पता चला कि डूब गया या बर्नट हो गया तो यहाँ पे 1 साल की बात नहीं है, अगर विद इन ईयर ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका आना इम्पॉसिबल है तो पता ही है कि अब उसने नहीं आना तो ए बी को पैसे देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, शिप ना ही वापस आया ना ही कुछ ऐसा हुआ, इवन देन फिर हम 1 साल की वेट करेंगे, जब 1 साल कंप्लीट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल माना जाएगा। एग्रीमेंट आर वॉइड व्हेन दे आर कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट्स पे हैं तो वो शुरू से ही वॉइड माना जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, अगर 2 पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट है कि पैरेलल लाइंस को मिलाने का तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो शुरू से ही वॉइड होगा, वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल्स दे दे के लेंथी भी बना सकते हो, अदरवाइज 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है। तो अब है डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजर एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। वेजर जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, वेजर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं तुझे पैसे दूंगा, नहीं होगी तो तुम मुझे पैसे देना, वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे हम बेट भी कहते हैं, शर्त भी कहा जाता है, जिसमें एक पार्टी विन करती है दूसरी पार्टी लूज करती है तो ये भी अनसर्टेन इवेंट पे है। बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें 2 पार्टीज परफॉर्म करती हैं और वो परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड होती है, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होती है। अब वेजरिंग और कॉन्टिजेंट में क्या डिफरेंस है, तो इसमें म्यूचुअल प्रॉमिस होता है, ठीक है, एक पार्टी विन करती है दूसरी लूज करती है। कॉन्टिजेंट में कोई म्यूचुअल प्रॉमिस नहीं है, ठीक है जी। तो अनसर्टेन, अब वेजरिंग में वो जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो सोल कंडीशन है, उसका होना या ना होना उस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगर बारिश होगी तो मैं पेमेंट करूँगा, नहीं होगी तो तुम मुझे पेमेंट करना। अनसर्टेन इवेंट यहाँ पे कोलैटरल है, जैसे ए बी को कहता है मैं गुड्स सेल तभी करूँगा अगर शिप जो है विद इन ईयर अराइव करता है, तो यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट क्या है, कोलैटरल है और परफॉर्मेंस ए और बी की अलग से होनी है, ए ने गुड्स सेल करनी है और बी ने रिसीव करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई जैसे कोई फ्यूचर इवेंट है उस पर कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, ये एक तरह की बेट होती है, ठीक है ना। इंडिया टीम मैच जीत गई तो ए बी को पे करेगा, हार गई तो बी ए को पे करेगा। पार्टीज यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, वो कर कौन रहा है, इंडियन टीम कर रही है। बारिश आएगी तो पैसे दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं दूंगा, तो तुझसे लूँगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस किसकी, बारिश की है। तो यहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, परफॉर्म करती है। ए बी से कहता है मैं गुड्स तभी डिलीवर करूँगा अगर शिप अराइव करेगा, तो यहाँ पे पार्टीज जो है परफॉर्म करती हैं। अब वेजरिंग जो है शुरू से ही इसको वॉइड माना गया है, बट जो कॉन्टिजेंट है इसको वॉइड नहीं माना गया, ठीक है। और वेजरिंग में अब पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है
ठीक है ना। जैसे बारिश होगी तो मैं पे करूंगा, बारिश होने में उसका क्या इंटरेस्ट है। इंडियन टीम जीतेगी तो मैं पैसे दूंगा, तो उसमें मतलब कि इवेंट के होने पर उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती, बट उनमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। बट ए बी से कहता है अगर शिप अराइव करेगा तो मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, तो यहाँ पे शिप का अराइव करना क्या हो गया, उसमें उसका इंटरेस्ट हो गया कि अगर शिप अराइव होगा, गुड्स आएंगे तो ही मैं डिलीवर करूंगा ना, तो ये चीज़ आ गई। तो जब हम वेजरिंग की बात करते हैं तो वेजरिंग में कॉन्टिजेंसी होती है, ठीक है ना। वेजरिंग में कॉन्टिजेंसी का कंसेप्ट आता है। जब हम कॉन्टिजेंसी की बात करते हैं तो उसमें वेजरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो ये इनका डिफरेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज का जो टॉपिक है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।